आखिरकार आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है कि हम इन मुद्दों पर प्रकृति के संरक्षण पर, प्रकृति के बचाव के लिए हमें आज चर्चा करनी पड़ रही है। तो आज सर वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, संकट तो बहुत बड़ा है। अभी 2016 में जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन, और उसमें एक पेरिस समझौता हुआ जो कि 2020 से लागू होगा। इस सम्मेलन के अंदर ये कुछ बातें निकलकर सामने आई, सारी दुनिया इसमें शामिल हो रही है, 180 से ज्यादा राष्ट्र इसमें शामिल हो रहे हैं। और बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि पिछले एक सदी के अंदर हमने पूरे विश्व का औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है। और अगर आज से हम अपनी पूरी कोशिश भी करें तो भी इस सदी के अंत तक हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं करी तो संकट ये है कि इस सदी के अंत तक हमारा तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया तो हमारे सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, हमारी जो मिट्टी का उपजाऊपन है वह खत्म हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, महामारियां और बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी, चक्रवातों की संख्या अभी बढ़ गई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, चक्रवातों की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मानव का जीवन संकट में आ जाएगा। संकट में तो आ भी गया है। अगर अभी हम हाल में जो यूनाइटेड नेशंस ने एनवायरनमेंट की रिपोर्ट पेश की है उसके कुछ आंकड़ों को देखें तो उससे हमें समझ में आता है कि 2050 तक 5 गुना अधिक भूमि सूखे की चपेट में आने वाली है। आज भी हर 10 में से 1 आदमी के पास साफ पीने का पानी नहीं है और बहुत जल्दी संकट आ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया की 2/3 जनता पानी के संकट से जूझ रही होगी। हर 1 मिनट पर हम लोग समुद्र में 1 ट्रक प्लास्टिक डाल रहे हैं और इससे होगा क्या कि 2050 तक हमारे समुद्र में मछलियों की बजाय प्लास्टिक का वजन ज्यादा होगा। तो हम किस संकट से गुजर रहे हैं ये हमें देखना होगा। तो इसीलिए इस पर चिंतन बहुत बहुत जरूरी हो गया है और ये चिंतन करेगा तो इंसान ही और मानव ही, क्योंकि ये संकट पैदा भी मानव ने ही किया है। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक का इतना ज्यादा समुद्र में जो बढ़ जाएगा उसका जो स्टोरेज वो मछलियों से ज्यादा होगा, यानी कि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, 29 जुलाई को वो बर्ड ओवरशूट डे मनाया गया। यानी कि जैसे हमारे पास जो बजट रहता है, हमारे व्यक्ति का बजट, राष्ट्र का बजट या किसी स्टेट का बजट, यानी कि राष्ट्र के बजट में जितनी हमारी इनकम है और हमें कितना खर्च करना है, ये दोनों में यदि रहता है तो वो एक बजट घाटे के तौर पर माना जाता है। तो यानी कि जो बजट हमारे टोटल जितना 1 साल के लिए हमारे पास जो खर्च करने के लिए जो धन है या जो संसाधन है, उसी प्रकार प्रकृति में भी एक नियम है, वो भी एक बजट की तरह ही काम करता है। यानी कि हमारे पास कितनी शुद्ध हवा है, कितना पानी है और जमीन पर कितनी हम फसल उगा सकते हैं, इन सब के बजट को, यानी कि जो वो आया 1987 की एक मैं उसमें देख रहा था, तो वो जो बर्ड ओवरशूट डे था वो 23 अक्टूबर के आसपास था और वो घटते घटते सितंबर, अगस्त और अब 29 जुलाई को, यानी कि ये अब तक के सबसे अर्ली स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी 7 महीने कंप्लीट हुए और हमने अपने पूरे संसाधनों का दोहन कर लिया। यानी कि इस दोहन को कमी कैसे लाई जाए, तो यानी कि जो बजट जो हमारा है वो बजट संतुलन, यानी प्रकृति का बजट संतुलित बना रहे। बिल्कुल। ये 29 जुलाई जो इस बार का ये क्या कहते हैं ओवरशूट डे मनाया गया, ये बेसिकली ये बताता है कि दिसंबर तक जिन संसाधनों को हमें प्रयोग करना था उन्हें हमने 29 जुलाई तक खत्म कर दिया है। तो अब हम किसके संसाधन उपयोग कर रहे हैं? अब हम अगली पीढ़ी के संसाधनों का उपयोग अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है हम आज विकास तो करें पर हमारा विकास भविष्य की पीढ़ी की कीमत पर ना हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि माता पिता अपना वर्तमान विकास तो करते हैं पर अपने बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं करते। वो संसाधनों को चाहे तो एक दिन में खर्च कर सकते हैं और बहुत आनंदित हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संसाधन बचा कर रखते हैं। वही यहाँ पर भी जरूरी है। इसी गति से हम चले तो हमारी धरती की मांग इतनी है कि हमें 6 धरतियों के संसाधन चाहिएंगे।
वो 6 धरती आएंगी कहां से? तो इसलिए अब ये हो क्यों रहा है और कैसे रोके? हो इसलिए रहा है क्योंकि इंसान ने अपनी जरूरत और अपने लालच के अंतर को खत्म कर दिया है। वह जरूरत और लालच में अब अंतर नहीं कर रहा, वह समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी जरूरत क्या है और उसका लालच क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस प्रकृति में इंसान की जरूरत के लिए भरपूर है, पर उसके लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है, और आज हम वही होते हुए देख रहे हैं। इंसान को यह लग रहा है कि यह धरती सिर्फ उसके लिए बनी है, इस प्रकृति में जितने संसाधन हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी को दोहन करना है, जबकि ये गलत है। क्योंकि इंसान से पहले बहुत सारे जीव इस धरती पर प्रकृति ने भेजे हैं, और इंसान के बाद भी बहुत सारे जीव इस धरती पर आए हैं, और उनमें जो है प्रजनन क्षमता भी दी गई है। तो इस धरती और इस प्रकृति पर अकेले इंसान का अधिकार नहीं है, पर वह इसे भूलता जा रहा है, और इसी कारण वह प्रकृति में असंतुलन को पैदा कर रहा है। बिल्कुल बात अभी आपने कहा, गांधी जी ने कहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो हम इंसानों ने अपनी इच्छाएं ऐसी क्यों अपनी प्रबल कर ली हैं कि जो हम प्रकृति का विदोहन जो है वो इस तरीके से करते जा रहे हैं कि उसका संतुलन बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो यानी कि उसको संतुलन, यानी कि उसके विदोहन को कैसे किया जाए, और जो गलतियां मनुष्य कर रहा है उसका सुधार भी हमें खुद ही करना है। तो वो हम कैसे सुधार कर सकते हैं? पहले तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना आवश्यक है। हर चीज का मूल्य केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखना, जैविक दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है, और केवल विज्ञान और तकनीकी का उपयोग मानवीय आर्थिक हित में नहीं करना है, बल्कि सभी के हित में करना है। क्योंकि अगर इस धरती से अन्य जीव समाप्त हो गए तो इंसान भी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, अगला नंबर इंसान का ही आना है। तो एक तो ये समझना है। दूसरा, इंसान को ये समझना है कि इस धरती को बचाने के लिए लोग चांद से या मंगल से नहीं आएंगे। बिल्कुल, इस धरती को बचाने के लिए हम ही यहाँ से हम ही को बचाना होगा। ये संकट हमने ही बुलाया है। इस मामले में मुझे एक कर्नल मुझे कहीं मिले थे, मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं। तो उनकी बात बड़ी जरूर शेयर कीजिए जी। उन्होंने कहा कि मैं सीमा पर अपने राष्ट्र की रक्षा करता हूं, अपने राष्ट्र के लोगों की रक्षा करता हूं, लेकिन जब मैं वापस अपने शहर लौटता हूं तो वो शहर मुझे और गंदा दिखाई देता है। उस शहर में मुझे बीमारियां और दिखती हैं, उस शहर के अंदर मुझे समस्याएं ज्यादा दिखाई देती हैं। तो मैं अंदर से दुखी होता हूं कि मैं किस शहर की रक्षा कर रहा हूं, किन लोगों की रक्षा कर रहा हूं जो अपने लिए खुद चिंतित नहीं हो रहे हैं। उनकी चिंता में मैं बॉर्डर पर सशक्त खड़ा हूं। कितना बेहतर हो कि जब मैं शहर वापस लौट के छुट्टियों में आऊं तो हर बार मुझे अपना शहर और बेहतर मिले। पर यह होगा कैसे? ये वैसे ही होगा कि हर एक नागरिक को अब सैनिक की तरह से व्यवहार करना होगा। सैनिक कौन है? सैनिक वो है जो अनुशासित है, सैनिक वह है जो किसी मिशन के लिए प्रतिबद्ध है, और सैनिक वह है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके काम करने को तैयार है। आज अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अब काम करना होगा, और प्रकृति को बचाने के लिए एक मिशन की तरह से काम करना होगा। ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपनी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को बचाने की ही कवायद कर रहे हैं, और शायद ये सभी का सपना है। सर, बात आती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और जागरूकता, ये दो बातें हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन वो जनता में वो लोग उसको फॉलो कैसे करें, वो आत्मसात कैसे करें, वो बात नहीं निकल के आ पा रही है। यानी कि कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि यदि वो बाहर जाके पेड़ लगा रहे हैं या जो साफ सफाई कर रहे हैं तो उन्हें अपने को अपमानित महसूस होता है जी। यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए वो कोई कार्य करते हैं तो उन्हें अपमान महसूस होता है। तो इस भावना से जो ये मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी से कैसे उभरा जाए? जी, जितना प्रकृति के संपर्क में रहेंगे उतना ज्यादा प्रकृति की समस्याओं को समझेंगे। हमने फूल की महक लेना बंद कर दिया है, हमने सेंट से महक लेना शुरू कर दिया है, हमने पेड़ों की छांव के नीचे थोड़ी देर भी समय बिताना बंद कर दिया है या उनकी ठंडक लेना बंद कर दिया है। हमने एसी एयर कंडीशन से ही हम ठंड ले रहे हैं। जब मैं हर समय सिर्फ एसी कमरे में रहूंगा, पेड़ की छांव में नहीं जाऊंगा, तो उस पेड़ को कौन सी बीमारी लगी है मुझे ना तो उससे कोई लेना देना है और ना मैं उस पर चिंतित होऊंगा। वो फूल पर इस बार, उस पौधे पर इस बार फूल क्यों नहीं आए, मुझे इसकी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठ के उसकी महक तो लेने जाता ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैं जाता
तो फिर मुझे उसकी चिंता होती है। मैं अपने आसपास के जीवों, पेड़ पौधों, जानवरों, उनके संपर्क में जा ही नहीं रहा हूं। मैंने उनसे अपना संपर्क तोड़ दिया है। मैं एकांगी हो गया हूं। इतनी बड़ी जनसंख्या में रहकर के भी मैं एकांगी हो गया हूं, इसलिए मैंने उनकी चिंता करना छोड़ दिया है। तो दोबारा से कब ये होगा ये स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं के माध्यम से और परिवारों के माध्यम से, कि वे अपने परिवार के सदस्यों का संपर्क ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से करें। जब आपकी प्रकृति से मिलन होता है, आपको उसकी चिंता होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सर, लोगों को चिंता रहती है। अब एक वाकया मैं आपको बताऊंगा। जैसे दिल्ली किसी शहर में एक कोई एयर कंडीशन कार में बैठा है और वो कार चला रहा है, वो उसमें एसी भी चला रहा है और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस या जो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, और उसके पीछे पीछे एक रिक्शा वाला आ रहा है और रिक्शे के पीछे एक व्यक्ति बैठा है। उस रिक्शे ने उसने तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसने नहीं छोड़ी, और जो व्यक्ति है वो भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कार वाला जिम्मेदार है, वो तो आराम से आ रहा है, लेकिन जो उसके जो हानिकारक जो तत्व जो आ रहे हैं वो उस व्यक्ति को झेलने पड़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, जो एक रिक्शे पे बैठा है और जो रिक्शा चला रहा है? बेसिकली हाँ, यही बात है। एक्चुअली ये सबको समझना होगा कि इस प्रकृति से आप कोई भी मांग करते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करनी होती है। अगर कीमत आपने अदा नहीं करी तो जरूर इस धरती पर कोई ना कोई वो कीमत अदा कर रहा होगा। जैसे कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसके कारण चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। उन चक्रवात से सबसे पहले नुकसान किसका होता है? झोपड़ियों का। सबसे पहले झोपड़ियां उड़ती हैं, पक्के मकान नहीं उड़ते। उस झोपड़ी वाले ने रिक्शा चलाई, जैसा आपने कहा, साइकिल चलाई, उसने ग्लोबल वार्मिंग में ना उसके पास एसी है, कोई योगदान ही नहीं दिया, लेकिन सबसे पहली मार उसने झेली। मैं आपको एक उदाहरण दूं टिहरी का। टिहरी के अंदर एक बहुत बड़ा डैम बना है, भारत का सबसे बड़ा डैम, जो बिजली पैदा कर रहा है। वो बिजली किसके लिए बनाई जा रही है? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपनी बिजली की मांग को अंधाधुंध बढ़ा दिया। टिहरी के लोगों को तो बिजली नहीं चाहिए, तो वहां वैसे नेचुरली ठंडा रहता है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए डैम बना टिहरी में। टिहरी की 1 लाख जनता को विस्थापित किया गया। किसी को हरिद्वार भेजा गया, किसी को ऋषिकेश भेजा गया, किसी को देहरादून, किसी को नई टिहरी भेजा। उनकी पूरी संस्कृति और कल्चर सारी बिखर गई। किसके कारण? दिल्ली की बिजली की डिमांड के कारण। तो डिमांड कोई कर रहा है और उसको भर कोई और रहा है। इसमें टिहरी की जनता का कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए हमें लेकिन ये समझना होगा कि जब वो लोग अब कीमत अदा कर देंगे तो अगला नंबर फिर मेरा ही आना है। जो प्रकृति के प्रेमी हैं और जो इस प्रकृति की जितने भी तत्व हैं उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, तो उनको एक संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे ये प्रकृति बची रहे, प्रकृति को बचाने में वो सहयोग दें? वो तो एक संक्षिप्त मैसेज। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम सब अपनी अगली पीढ़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जो भी करें यह सोचते हुए करें कि इसके परिणाम हमारी अगली पीढ़ी पर क्या पड़ेंगे। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल देने जा रहे हैं या नहीं, या उसके लिए जल छोड़ रहे हैं या नहीं। यही सोच करके अपने कदम उठाएं और प्रकृति के साथ अपने संपर्क को बढ़ाएं। फूलों की सुगंध लें, पेड़ों की छांव के नीचे जाकर बैठें, तो फिर आप उनकी केयर करना भी शुरू करेंगे। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप देखते रहिए डीडी कसीर पर लेह से प्रसारित कार्यक्रम। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।